खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। पिछली कड़ी में आपने सुना कि सुभाष बंबई में गांधी जी के साथ विचार मंथन कर अपने घर कलकत्ता लौटे और जाते से ही देश बंधु चित्तरंजन दास से भेंट करने उनके निवास पर पहुंचे। उनकी देशभक्ति और देश के प्रति उनके सर्वस्व समर्पण से वो अत्यंत प्रभावित हुए और देश बंधु चित्तरंजन दास की गिरफ्तारी हुई। तो लीजिए प्रस्तुत है अगली कड़ी। प्रिंस ऑफ वेल्स के कलकत्ता आगमन की तारीख जैसे जैसे निकट आती गई, वैसे वैसे दमन चक्र की गति बढ़ती गई। एक के बाद एक हेमंत कुमार, सावित्री प्रसन्न, वीरेंद्र साइमल, किरण शंकर और सुभाष को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार जैसे देशबंधु के आंदोलन वृक्ष की सारी टहनियों को काट देना चाहती थी, जिससे कलकत्ता का राजनीतिक माहौल संतुलन में रहे। अंततः 24 दिसंबर का दिन आ ही गया। राजकुमार का स्वागत संपूर्ण हड़ताल से किया गया। कलकत्ते की सड़कों पर एक पक्षी तक नजर नहीं आया। बाहर से हड़ताल की सफलता की सूचना पुलिस हवलदार के माध्यम से जेल के अंदर तक पहुंच रही थी। देशबंधु की कसौटी पर पूरा बंगाल खरा उतरा। सारा दिन सफलता की कहानी सुनने सुनाने में हंसी खुशी गुजर गया। शाम को जेलर ने देशबंधु को अपने दफ्तर में बुलाया। जेलर था खूंखार टैगार्ड। देशबंधु जी, आपको कमिश्नर टैगार्ड ने बुलाया है। यस जेलर, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मिस्टर दास, आपको मेरे साथ राजभवन चलना है अभी इसी वक्त। कारण जान सकता हूं? राजकुमार और उनके चचेरे भाई माउंटबेटन को आपसे बात करनी है। अब बात करने से क्या फायदा? बोल दीजिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप चाहें तो मैं अपने सहकर्मी सुभाष और किरण शंकर को भेज देता हूं। राजकुमार चाहते हैं कि हो सके तो आप ही आए, क्योंकि शहर के और भी वीआईपी मौजूद रहेंगे। मैं जाने में असमर्थ हूं। ठीक है, तो आप सुभाष और किरण शंकर को ही भेज दें। ठीक है। सुभाष और किरण शंकर को तुरंत राजभवन ले जाया गया। राजभवन दुल्हन की तरह सजा था। डिकी के नाम से कैम्ब्रिज में संबोधित किए जाने वाला लड़का आज माउंटबेटन था। सुभाष उसे अच्छे से जानते थे। वो प्रिंस ऑफ वेल्स का भाई था, जिसे राजकुमार का एडीसी बनाकर हिंदुस्तान भेजा गया था। देशबंधु के वहां न पहुंचने पर डिकी खुश नहीं था। How are you? Cheers, cheers. My dear friend Dicky, how are you? Where is Mr. Chittaranjan Das? He is not well. Okay. So, ये कौन लोग हैं? ये चित्तरंजन दास के सहयोगी हैं, मिस्टर किरण शंकर और मिस्टर सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, ये नाम कहीं सुना है। Oh yes, I remember. Cambridge University, ICS. Call these people. Hey, Mr. Subhash and Kiran Shankar, come here. Please come. Have a drinks. वहाँ राजा एंजॉय कर रहा है और यहाँ प्रजा के लिए पूरा मौका है। राइट मिस्टर सुभाष? मिस्टर माउंटबेटन, हिंदुस्तान में केवल प्रजाजन है और हमारा कोई राजा नहीं। By the way, Mr. Subhash, what are you doing after Cambridge?
चितरंजन दास जी के साथ उनके आंदोलन में मदद कर रहा हूँ। Mr. Bose, why did you resign from ICS? Resign for what? रिजाइन फॉर माई अनफॉर्चुनेट कंट्री, केवल अपने देश के दुर्भाग्य की खातिर। आप लोगों को अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज है। हमारा इंग्लैंड सुसंस्कृत लोकतंत्र, न्यायपालिका और विरोधी दल से युक्त है। पर यह सुशासन तो केवल ब्रिटिश जनता के लिए ही है। I don't understand. इसका मतलब? स्वेज नदी के पार आते ही इंग्लैंड का न्याय प्रिय मनुष्य अन्यायी हो जाता है। हमारे लिए बनी व्यवस्था सर्वथा अन्यायपूर्ण है। कोर्ट में यदि आरोपी भारतीय हो तो ब्रिटिश जज उसे तिरछी निगाह से देखता है। कानून का अर्थ, शिक्षा के प्रावधान, कानूनी धाराएं सब फाइलों में बंद रहती हैं। हमारे देश को भी इंग्लैंड जैसे संसद की आवश्यकता है, सर्वथा मुक्त स्वतंत्र विचारों वाली। No. I'm not okay with you, Mr. Bose. ऐसा क्यों कहता है आप? Bose, listen. वायसराय की काउंसिल में हम हिंदुस्तानियों को भी लेते हैं। उनमें से योग्य कितने होते हैं मिस्टर डिकी? या तो वो वायसराय के पिट्ठू या दरिद्र रियासतों के नवाब राजे महाराजे होते हैं। क्या ऐसे लोग हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे? Hey, वो आपका गांधी और उनका आंदोलन, वो क्या वो हड़ताल, उपवास और उनका वो सब सड़कों पर प्रदर्शन, ये सब तमाशा से क्या आजादी मिल सकता है? Think about it. कुछ समय के लिए इन्हीं तरीकों को आजमा कर देखते हैं, फिर जरूरत पड़ी तो कुछ और कारगर तरीके भी हैं हमारे पास। आप थमका तो नहीं रहे मिस्टर बोस? जी नहीं, ये मेरी अंतरात्मा और हृदय की वेदना का विस्फोट है। मिस्टर बोस, आपकी आवाज कुछ ज्यादा ऊंची हो रही है। रिलैक्स, कूल। डोंट फॉरगेट कि आप अभी राजभवन में खड़ा हुआ है। और बोस, मेरा मानना है कि हिंदुस्तान को जब तक बने तब तक हम अपनी शक्ति के दम से उसके साम्राज्य की गाड़ी को हाँकते रहेंगे। लेकिन आपकी इस व्यवस्था से हमारा दम घुटने लगा है। यह अत्याचारी साम्राज्य जल्द ही उखाड़ फेंक दिया जाएगा। आपके उन सारे क्रांतिकारियों का क्या, जो मासूम पुलिस अफसर और सिपाही को जान से मार देता है? सबको अपना देश आजाद चाहिए मिस्टर डिकी, सिर्फ तरीकों में फर्क है। That's enough. Now you can go, Mr. Bose. चलो किरण शंकर, चलो। मिस्टर कमिश्नर, एक खतरनाक क्रांतिकारी के सारे गुण सुभाष चंद्र बोस में है। इसका अंग अंग में अंग्रेजों के प्रति विरोध और विद्रोह है। मिस्टर कमिश्नर, इस पर आंख रखो, इस पर नजर रखो। श्योर, हम पूरी तरह से सावधान हैं। आईसीएस से त्यागपत्र देने के बाद से ही हमारा गुप्तचर इसका पीछा करते हैं। और सर, इसके पत्रों की सारी कॉपीज हमारे पास है। मैं जानता हूं सुभाष एक जबरदस्त आंदोलनकारी है, लेकिन वो जितनी कोशिश कर ले हम उसके पंख काट देंगे मिस्टर डिकी। But beware, he can be dangerous. Take care. Yes, sure. He is a dangerous enemy of British Emperor. उत्तरी प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प हुई। कुछ लोगों की जान भी गई। इससे आहत हो महात्मा गांधी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। गोपीनाथ, जतिन दास सहित सभी कार्यकर्ताओं के मन में निराशा थी। युवा विद्यार्थी, मजदूर
सभी नाराज थे। गांधी जी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष का कारावास दे दिया गया। गांधी जी की अनुपस्थिति में कांग्रेस की कमान अब देशबंधु और मोतीलाल नेहरू जी के हाथ में थी, लेकिन गांधी जी के समर्थकों ने दोनों की एक न चलने दी। चित्तरंजन दास ने अध्यक्ष और मोतीलाल जी ने सचिव पद से इस्तीफा दे स्वराज दल की स्थापना की। इस दल में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए और सुभाष तो शुरू से ही अपने गुरु देशबंधु के साथ थे। दास बाबू और मोतीलाल जी ने अपनी कर्मठता से स्वराज दल को गति दी। सुभाष अपने गुरु से राजनीति के गुण सीख रहे थे। एक दिन वो विलिंगडन स्क्वायर स्थित स्वराज दल के कार्यालय में थे। तभी पसीने पसीने जतिन दास वहां पहुंचे। सुभाष, सुभाष, गोपीनाथ ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। क्या हुआ दादा? गोपीनाथ ने 10 नमक आदमी की हत्या कर दी है, वो भी दिन दहाड़े। लेकिन क्यों? असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद से ही गोपीनाथ ने कांग्रेस कार्यालय आना जाना बंद कर दिया था। वो पागलों की तरह भटकता रहता है और ऐसा सुनने में आया है कि वो आजकल क्रांतिकारियों की संगत में रह रहा है। बहुत बुरा हुआ सुभाष। जतिन दा, अभी कहाँ है गोपीनाथ? पुलिस उसे हथकड़ी में जकड़कर जेल ले गई है। और जानते हो उसने जो बयान दिया है, अब वो सुनो। उसने कहा कि वो डे को नहीं मारना चाहता था, दरअसल वो कमिश्नर टेगार्ड को मारना चाहता था। और तो और सुभाष, गोपीनाथ को खूंखार टेगार्ड ने तलब किया है। वो गोपीनाथ का क्या हासिल करेगा? अच्छा, तो तुम हो गोपीनाथ? ये वंदे मातरम। ये ले, वंदे मातरम। सच सच बता, तुझे किसका खून खाना था? तुम्हारा। ये ले, ये तो किया क्यों नहीं? बोल बोल। उस मूर्ख डे के कारण। वो तेरे जैसे ही दाढ़ी मूछ रखता था। मेरी आंखों को धोखा हुआ। वो बेचारा नाहक मारा गया और तू बच गया। ये हंटर खा, ये ले, ये ले। ये अब मार मार खा के बता बता। ओ जानवर, थक गया क्या? देखो देखो, इसको क्रांति के लिए कितना ट्रेन किया है। छाप से पीट रहा है लेकिन उफ नहीं करता। बोल, सच सच बोल, तू किसका आदमी है? कितना ही मार ले, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा, एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलेगा? राक्षसों के दरबार में देवताओं की चुगली कौन करेगा? ये बता कि तू मुझे क्यों मारना चाहता था? मेरे अनेक क्रांतिकारी भाइयों को तूने फांसी पर लटकाया है, उनके घर संसार का सर्वनाश किया है। बस मैं उसका प्रतिशोध लेना चाहता था, समझा जानवर? और हाँ, एक बात और, कि तू अब से अपने जीवन के प्रत्येक दिन बोनस में जी रहा है। मेरे साथी तेरा ये बोनस जल्द ही खत्म कर देंगे। तू मेरा बोनस खत्म करेगा, मैं तेरा बोनस खत्म करता हूँ। ये ले। भारत माता की जय। ये ले। वंदे मातरम। लो, निशाना चूक गया नहीं तो टेगार्ड, ये तेरा भाग्य और मेरा दुर्भाग्य। बोनस की जिंदगी जी जानवर। बोनस की जिंदगी। गोपीनाथ ने भरे कोर्ट में अपना गुनाह कबूल किया।
उसे फांसी की सजा सुनाई गई। कोमल समझदार गोपीनाथ के प्राण पखेरु अब किसी भी समय उड़ जाने वाले थे। भोर की ठंडी हवा बही और बोस बाबू की मोटर गाड़ी जेल के बाहर फैले अंधेरे में आकर खड़ी हो गई। उसमें से सुभाष और पुराण दास बाहर उतरे। देखते ही लगभग 20 से 25 युवक भी शामिल हो गए। सुभाष का चेहरा चिंतामग्न था। उन्होंने जेलर से मिलने की मांग की। बोलिए बोस बाबू। ये एक प्रार्थना पत्र है। कैसा प्रार्थना पत्र? गोपीनाथ को फांसी देने के बाद उसका शव हमें दे दिया जाए। हम उसका विधिवत अंतिम संस्कार करेंगे। जी माफ कीजिए, इसकी अनुमति देना संभव नहीं। कमिश्नर से आदेश है कि कैदियों की अंत्येष्टि कारागार के अंदर ही की जाए। उधर देखिए, पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट इधर ही आ रहे हैं। मिस्टर चार्ल्स टेगार्ट, ये हमारा प्रार्थना पत्र लीजिए। हमें अंतिम संस्कार के समय उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए। क्यों? आज तक आपने जो आग लगाई है वो क्या कम है मिस्टर बोस? मुजरिम के भाई को अनुमति है और आप उसके भाई नहीं हैं। और हाँ मिस्टर बोस, नाउ एवरीथिंग इज ओवर। यू मे लीव, गेट आउट। बाहर निकालो इन सबको। हम नहीं जाने वाले, और वो हमारा भी कुछ लगता है या नहीं? धक्के मार कर बाहर निकाल दो इनको। जेल का फाटक बंद हो गया। हवलदार ने सुभाष चंद्र के लिए एक कुर्सी बाहर रखी, पर वो जमीन पर ही बैठ गए। पूरा समूह उनके साथ ही वहीं बैठ गया। सुभाष विफल हो गए। उनके होंठ गुस्से से थरथरा उठे। अचानक सुभाष के मुख से एक आर्तनाद प्रस्फुटित हुआ। क्या वाकई ये सब समाप्त हो गया या ये आरंभ है? वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! सभी की आंखों से अश्रुधार बहने लगे। वंदे मातरम का एक संवेद जग से नारा उद्घोष हुआ। फांसी घर के फाटक की ओर हलचल हो रही थी। बाहर राष्ट्रीय कवियों के ओजस्वी गीत गाए जा रहे थे। अनेक कवि, अनेक गीत, और साथ दे रही थी भोर की हवा। बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ और नजरुल इस्लाम जैसे अनेक जीवित और मृत कवि अपनी स्वर लहरी बिखेरने और वीणा के तार झंकृत करने के लिए वहां अवतरित हो गए। फांसी की पूरी तैयारी हो गई। वंदे मातरम! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! चल 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 चल, ऊपर गगन में बाजे मादल, नीचे उतावला धरती तल, अरुण प्रताप से तरुण दल, चल रे चल, चल रे चल, चल चल चल। उषा के द्वार पर करें आघात, हम ही तो लाएंगे रंगी प्रभात, तोड़ेंगे हम ये तिमिर रात, बाधा का विंध्याचल, नप नवीन का गाकर गान, सजीव करेंगे महाशमशान। चल 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 चल। रात को मध्य रात्रि के पश्चात गोपीनाथ को स्नान कराया गया और उसके माथे पर गंध अक्षत लगाया गया। वो महायात्रा पर जाने के लिए तैयार किसी तीर्थ यात्री सा लग रहा था। गोपीनाथ का ध्यान टैगार्ट पर गया। वो हंसा और उससे कहा, तू बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें भाग ने बचा लिया।
Kamanchi, you are finished. No one can save you. मैं तो बोनस पे जी रहा हूँ, पर तेरा तो बोनस भी खत्म। मेरे खून के कतरे कतरे से नव क्रांति के युवा जन्म लेंगे। सर, बाहर स्वराज दल और कारपोरेशन के बहुत लोग जमा हो गए हैं। सुभाष चंद्र बोस माहौल खराब कर रहे हैं। गोपीनाथ, बंगाल भर में कौन कौन क्रांतिकारी है बता दो, नहीं तो मरने भी चांस नहीं दूंगा, चमड़ी खींच लूंगा। मैं तो अब चला, मेरी चमड़ी क्या उतारोगे? केवल इतना ही कहता हूं कि हमारा वो जादूगर सुभाष चंद्र बोस जब तक जीवित है तब तक तुम लोग अपनी अपनी खाल संभाल कर रखना। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसे जैसे सुबह प्रकाश फैल रहा था और अंधेरा छट रहा था, कारागार की ऊंची दीवारों के भीतर जलती चिता का धुआं आकाश में उठता नजर आ रहा था। कारागार के फाटक पर वंदे मातरम के जोरदार नारे लग रहे थे। शाम हो गई। गोपीनाथ का भाई मदन मोहन अपने भाई के वस्त्र को लेकर बाहर आया। सुभाष को देख उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। वो गले लगकर रो पड़ा। दादा, मेरे बड़े भाई की मृतदेह को गंगा घाट भी नसीब नहीं हुआ। रो मत मदन मोहन, रो मत। मिस्टर बोस, आप हिंसाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आई एम वार्निंग यू। जी नहीं, मैं केवल बलिदान को गौरवान्वित कर रहा हूं। मेरी हत्या के लिए स्वयं आपने अनेक क्रांतिकारी को उकसाया है और मेरे पास इस बात के सबूत है। अगर प्रमाण है तो कीजिए मुझे कोर्ट में पेश। जल्द ही आपसे भी मुलाकात होगी। See you। 14 अप्रैल 1924 को सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता महापालिका प्रमुख के रूप में चुने गए। उनके मन में अनेक स्वप्न घुमड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ फिरंगी आंखों को ये चुभ रहा था कि एक 27 साल का भारतीय युवा उनका साहब, पालिका के मजदूर, कर्मचारी, हिंदुस्तानी क्लर्क सभी पालिका के मुख्य द्वार पर बड़े उत्साह के साथ खड़े हो गए। सुभाष ने अपने पहले भाषण में कहा, हमारे जैसे गुलाम देश में कोई लॉर्ड नहीं है, फिर भी आप लोग निर्भय होकर रहें। पालिका को समाज सेवा का एक पवित्र मंदिर मानकर इसकी मर्यादा को बनाए रखें और अपने शहर को व्यवस्थित और प्रगतिशील बनाए रखें। पालिका भवन में जैसे नई ऊर्जा का संचार हो गया। काम का चक्र गति से घूमने लगा। कितने ही दिनों मेजों पर पड़ी फाइलें जैसे अब दौड़ रही थीं। शहर की सड़कों में तेजी से सुधार आने लगा। सुभाष ने इस सिलसिले में मुख्य अभियंता कोर्ट्स को बुलाया, किंतु 4 बार चपरासी के बुलाने के बावजूद भी वो नहीं आया तो क्लर्क भेजा और उसे तलब किया। कोर्ट्स एक अंग्रेज था। हाथ में सिगरेट जलाता हुआ वो सुभाष के दफ्तर में आया और बदतमीजी से बैठ गया। Yes, Mr. Subhash Chandra Bose. Tell me. Mr. Coates, behave properly. This is not your home. Mind your body language and stop this smoking right now. And sit properly. Sit down. Sorry, sir. Get up. Yes, sir. Sit down. Sorry, sir. And go now. स्वराज दल के कार्यक्रमों को कलकत्ता की महापालिका सजगता से अमल में ला रही थी। कुटीर उद्योग के लिए ऋण मिलने लगे। कर्मचारियों के शरीर पर देशी खाकी पोशाक आ गई।
प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क कर दी गई। किटीश चट्टोपाध्याय को पालिका का प्रथम शिक्षाधिकारी नियुक्त किया गया। सुभाष के पीछे पीछे उसने भी आईसीएस का ख्याल छोड़ दिया। पुरानी दोस्ती के कारण नया चुनौती भरा काम करते वो उल्लासित व कृतज्ञ था। शहर के लिए जल आपूर्ति की नई योजना पूरी हो गई। किशोरावस्था से ही हृदय में पोषित दीवानेपन को अब मार्ग दिखाई दे रहा था। एल्गिन रोड वाले घर में रात को कभी दिलीप रॉय तो कभी काजी नजरुल इस्लाम के काव्य की महफिल जमती। सारे बंगाल में जागृति वाले नजरुल का ढोल बजता। रॉयटर बिल्डिंग पालिका के सिंदूरी भवन की ओर ठहरी नजर से देखने लगी। स्वराज दल की इस गढ़ी का बुर्ज दिन प्रतिदिन ऊंचा ही होता गया। शहर में गवर्नर जनरल या सिविल अथवा सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के आगमन पर उनके स्वागतार्थ महापालिका की ओर से आयोजित होने वाले शाही जलसे पूर्णतः बंद हो गए। उनके स्थान पर महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय तथा हाकिम खान जैसे देशभक्तों का स्वागत उत्साहपूर्वक किया जाने लगा। एक ऊंचे कद का, सुनहरी डंडी का चश्मा लगाने वाला, खादीधारी, रौबीला युवक चित्रकार जैसी दृष्टि से शहर का सर्वेक्षण करने लगा और नागरिक जीवन में चेतना के नए नए रंग भरने लगा। दिन प्रतिदिन शिखर की तरह ऊंचे उठ रहे इस व्यक्तित्व की तरफ अंग्रेजी खुफिया आंखें लगी ही थीं। खास तौर पर कलकत्ता महापालिका में कौन आता है, कौन जाता है, हर एक लम्हे की खबर अंग्रेजी हुकूमत तक पहुंच रही थी। देशबंधु और सुभाष के घरों पर गुप्तचरों की भीड़ लगी रहती थी। रात को जब सुभाष के कमरे की बत्ती बंद होती तभी वो खुफिया लोग वापस जाते। सुभाष भी रात को अंधेरे में रणनीति बनाते। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा।